हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ इंग्लिश क्रैश कोर्स फॉर कोर्स ए स्टूडेंट्स क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। Most important questions. सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले चैप्टर की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये पूरे चैप्टर को कवर करता है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग, उसी चीज को ध्यान में रखकर मैं स्पेशली ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। बोथ द बॉयज एट वरुणा वर फुल ऑफ ग्रिट, डिटर्मिनेशन एंड होप। ग्रिट का मतलब होता है करेज। ठीक है, at a young age they exhibited qualities that are difficult to come even in adults। मतलब यहाँ पर ये आपसे, ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, आपके सामने एक स्टेटमेंट है कि बच्चों की जो क्वालिटीज हैं उसके बारे में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बच्चों में ये जो स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन और होप की ये जो क्वालिटीज हैं वो जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, कई बार उनमें भी नहीं होती हैं ये क्वालिटीज। दिस स्टोरी टीचेस अस नॉट टू लूज होप एंड करेज इवन इन एडवर्स सिचुएशंस। मतलब इस स्टोरी से सबसे बड़ी चीज जो सीखने को हमें मिलती है वो ये है कि कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इलैबोरेट, तो ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसको आपको इलैबोरेट फॉर्म में लिखना है। Jacopo and Nicola, though too young to face adverse situations, did not lose hope and courage. They were not ready to accept defeat at the hands of circumstances. इतने छोटे बच्चे होने के बावजूद भी दोनों ही बच्चों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। They did not lose hope and they did not lose courage. और वो बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे सामने अगर इतने चैलेंजेस आ रहे हैं तो क्या, आने दो, हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है, their family and home had been destroyed by a bomb blast and their sister suffered from the tuberculosis of the spine. अब देखिए, वॉर के चक्कर में उन्होंने क्या क्या नहीं झेला। उनका घर बार पूरा तहस नहस हो गया, उस वॉर में उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया, और उसके बाद उनकी बहन इतनी बीमार हो गई कि उसे स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस भी हो गया। दे हैड नो मनी फॉर हर ट्रीटमेंट, और बच्चों के पास कोई पैसे भी नहीं थे कि अपनी बहन का इलाज करा सके। बट दे डिड नॉट लूज होप। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे या उन्होंने अपने पिता को खो दिया या वॉर के अंदर सब कुछ बर्बाद हो गया तो अपनी बहन का ध्यान नहीं रखेंगे। नहीं, इन सिचुएशंस को उन्होंने एक्सक्यूज नहीं बनने दिया। ठीक है, they got her admitted in a hospital at Puleta and worked day and night to pay the bills of the hospital। उन्होंने अपनी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और दिन रात मेहनत करी कि वो पैसे कमाएंगे, अपनी बहन का इलाज कराएंगे और हॉस्पिटल का बिल पे करेंगे। They sold fruits, hogged newspapers, conducted tourists around the town, polished the shoes and what not। ये सारे काम उन्होंने करे। इसी के बारे में तो हमने पढ़ा कि दिन रात वो मेहनत कर रहे थे, जो काम उनके सामने आ रहा था वो काम कर रहे थे बिना कोई गलत रास्ता चुने। They worked real hard to earn money and saved it for the treatment of their sister। इतनी मेहनत करी उन्होंने कि उन्होंने पैसे, खूब पैसे कमा रहे हैं और एक एक पाई पाई जोड़ रहे हैं अपनी बहन की ट्रीटमेंट के लिए। They never spent money on themselves। खुद पर क्या उन्होंने कोई पैसे खर्च करे? बिल्कुल भी नहीं। शैबी क्लोथ्स, डार्क स्किन, थिन टेंगल्ड हेयर, अपने ऊपर तो जरा भी खर्च नहीं करते थे, खाने पीने पर भी बिल्कुल खर्च नहीं करते थे। दे ओनली यूज्ड टू हैड figs with bread। The adverse situations did not break their spirits and they remained dedicated and selfless। जो इतनी adverse situations आ रही थी, इतनी मुश्किल हालात आ रहे थे, उनकी वजह से उनका जज्बा बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ा। उनके अंदर जो एक स्ट्रेंथ थी, उनके अंदर जो करेज था, वो आज भी उतना ही स्ट्रांग है जितना पहले था, और आज भी ये दोनों उतने ही सेल्फलेस हैं जितना पहले थे। Thus, the story teaches us not to lose hope and courage. Rather, we should face life as it comes। चाहे कुछ भी हो जाए, उम्मीद नहीं छोड़नी है, हार नहीं माननी है, और लाइफ कितने भी चैलेंजेस आपकी तरफ फेंके, उनका पूरा स्ट्रांगली सामना करना है। Running away from the problem is not the solution, but finding ways to come out of the problem shows the real spirit। यानी कोई प्रॉब्लम सामने आ जाती है तो उससे बचकर भागना कि अरे नहीं नहीं, प्रॉब्लम आ रही है, हमें उसे फेस नहीं करना, उसके सामने हथियार डाल देना, ये तो सबसे आसान काम है। लेकिन उससे कभी भी उस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन अगर चाहिए तो उसके लिए हमें उस समस्या को फेस ही करना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉब्लम कैसी भी हो। सो रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम इज नॉट अ सोल्यूशन। इफ यू रियली वांट टू फाइंड अ सोल्यूशन, फेस दैट प्रॉब्लम, फेस दैट चैलेंज। और यही असली जज्बा होता है, और यही असली जज्बा निकोला और जैकोबो में भी था। इसीलिए आज वो इस मुकाम पर आ गए हैं कि उनकी बहन के ठीक होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, उनकी बहन एक दिन ठीक भी हो जाएगी, एंड डेफिनेटली उनकी लाइफ एक बेटर लाइफ होगी, एक ऐसी लाइफ होगी जो वो वाकई में डिजर्व करते हैं। आज जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो होगा आपकी लिटरेचर रीडर बुक का चैप्टर नंबर 2, मिसेस पेकलटाइट्स टाइगर। ये बहुत ही मजेदार स्टोरी है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, और काफी ह्यूमरस भी है, और काफी कुछ सीखने को भी मिलता है हमें इस चैप्टर से। अब हम बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। मिसेस पेकलटाइट्स डिजायर बिकेम अ कांस्टेंट ट्रबल फॉर हर। एक्सप्लेन। यानी मिसेस पेकलटाइट को जो ये फेम और पॉपुलैरिटी चाहिए ना, वो उसके लिए एक मुसीबत बन गई थी। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि रियलिटी ये थी कि
वो चाहती तो थी कि टाइगर को मारे, मर जाती है बेचारी बकरी। और बहुत सारे लोगों ने इसे विटनेस भी किया होता है, जिसमें से एक होती है मिस मेबिन, और मिस मेबिन होती है बहुत ही लालची किस्म की लेडी, तो वो उसका पूरा फायदा उठाती है। तो अपनी जेलेसी में और अननेसेसरी कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड की वजह से वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है जहां पर मिस मेबिन उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। और अपने आप को इस ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए मिसेस पेकलटाइट को बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं कि उसे एक घर खरीद कर देना पड़ता है मिस मेबिन को। तो अभी तो मिस मेबिन चुप हो गई है, लेकिन देखा जाए तो मिस मेबिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है। वो जब चाहे मिसेस पेकलटाइट को इस बात पर ब्लैकमेल कर सकती है। तो देखा जाए तो लाइफ टाइम के लिए तलवार लटक रही है हमारी मिसेस पेकलटाइट पर। तो इसलिए लाइफ टाइम की एक ट्रबल मोल ले ली हमारी मिस पेकलटाइट ने, सिर्फ अपनी जेलसी और सिर्फ अपने अननेसेसरी कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड की वजह से। राइट। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का। अब ये वाला क्वेश्चन मैं स्पेशली इसलिए लेकर आई हूँ बेटा, क्योंकि ये आपके चैप्टर की सारी थीम्स को कवर करता है। सारी थीम एज एन एडवर्डियन अपर क्लास प्रिटेंशन, ये जो कंप्लीट थीम है इस पूरे को ही कवर करता है, जिसमें ग्रीड, जेलेसी, रिग्रेट, इनसिक्योरिटी, सेल्फिश एटीट्यूड, ये सब इसके अंदर झलकते हैं कि इस एटीट्यूड की वजह से ही मिसेस पेकलटाइट आज इस सिचुएशन में है। ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैम आप एक ही क्वेश्चन करवा रहे हो, आगे मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, लेकिन हाल फिलहाल मैं वो क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिससे पूरा चैप्टर एक साथ कवर हो। ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि होने वाला है आपके एलआर का चैप्टर 3 द लेटर। अब बेटा हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। Why could Ali not enjoy a sportsman's pleasure of hunting anymore after Mariam left him? कि मरियम के चले जाने के बाद अली क्यों एंजॉय नहीं कर पाता था हंटिंग को? One of the most important questions from this chapter. इतना रिपीटेडली पूछा गया है ये एग्जाम्स में, हद रिपीटेडली पूछा गया है। So since he was a clever शिकारी, no animal could escape his eyes. The moment he saw any rabbit or partridge, it was as good as in his bag. But then suddenly his life changed. यानी यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन पूरा आएगा कि पहले वो इतना जबरदस्त शिकारी था कि उसकी नजरों से कोई भी जानवर, चाहे कोई रैबिट हो या पार्ट्रिज हो, वो बचकर नहीं जा पाता था। जैसे ही उसकी नजर के सामने कोई भी जानवर आ जाता था, उसी वक्त उसकी हंटिंग होकर उसके बैग में दिखाई देता था। अगले ही पल वो शिकार उसके बैग में दिखाई देता था। लेकिन जब मरियम की शादी हुई और वो अपने हस्बैंड के साथ पंजाब चली गई, और कोई लेटर उसने कभी नहीं लिखा, कभी ये जानना नहीं चाहा कि उसके पिता कैसे हैं, हाउ हिज फादर इज ही ऑल राइट, इज ही डूइंग वेल, शी डिडंट आस्क एनीथिंग। तो ये जो सेपरेशन हुआ अली का अपनी बेटी के साथ, इस सेपरेशन की वजह से अली ये समझ पाया कि जिन पार्ट्रिजेस को, जिन रैबिट्स को मैं मारता था, वो भी अपने माँ बाप से जब बिछड़ते होंगे तो उन्हें भी इतनी ही तकलीफ होती होगी, और उनके माँ बाप को भी अपने बच्चों से बिछड़कर इतनी ही तकलीफ होती होगी जितनी आज मुझे हो रही है। एंड दैट्स व्हाई he stopped hunting, because he could no longer enjoy it. All right, so this is the explanation of this question. Next question is, why according to Dhumketu was the post office a sacred place और pilgrimage for Ali? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो पोस्ट ऑफिस है वो अली के लिए बहुत ही एक सीक्रेट या एक पावन स्थल है, पवित्र स्थल है, एकदम पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थल की तरह कहा गया है इस चैप्टर के अंदर पोस्ट ऑफिस को अली के लिए। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां रोज सुबह 4 बजे वो पहुंच जाता था विदाउट एनी फेलियर। When Ali's only daughter Maryam married and went away, he realized the pain of separation and understood the loneliness and grief. He was all alone. वो एकदम अकेला था, दुखी भी था क्योंकि उसे अपनी बेटी से कोई बात नहीं हो पा रही थी। So he was very, very sad. And it had been 5 years and he was anxious to receive a letter, news of well-being from his daughter. बस इतना सा उसे पता चल जाए कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 5 सालों से उसे ऐसी कोई खबर नहीं मिली। So he would visit the post office daily as a ritual in the hope of receiving a letter from Maryam. कि एक रिवाज की तरह, एक रस्म की तरह वो रोज रोज उस पोस्ट ऑफिस में जाया करता था, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो। लेकिन हमारे अली को अगर पोस्ट ऑफिस जाना है तो जाना है डेली एट 4 AM। तो पोस्ट ऑफिस जाना, अपनी बेटी के लेटर के लिए पूछना, ये अली के लिए कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं थी, बल्कि ये उसकी लाइफ का, उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था। द ओनली पर्पज ऑफ हिज लाइफ इज टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम हिज ओनली डॉटर मरियम। राइट। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अली की लाइफ में पोस्ट ऑफिस की इस जगह के क्या मायने हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why was Ali undisturbed by the insensitivity of the people? Again a very important question. Insensitivity मतलब lack of emotions कह सकते हैं, या जिस तरीके से जब भी अली पोस्ट ऑफिस जाता था तो वहां के जो एम्प्लॉयज हैं अली का मजाक उड़ाया करते थे, कोई भी उसके साथ कोई दया नहीं दिखाता था। ठीक है। जिस तरीके से बर्ताव करते थे, रूडली बिहेव करते थे, उसका अली पर क्यों कोई असर नहीं पड़ता था? मतलब why he was so undisturbed? वरना अगर हमारे साथ कोई बदतमीजी से पेश आए तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करेंगे ना, यार ऐसे कैसे कह दिया,
But Ali was unfazed. He was undisturbed. Why so? Because Ali was a loving and devoted father. Because at that moment, वो कोई हंटर या शिकारी नहीं था. He was only a father in that moment. He was so patient कि चाहे कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, चाहे कोई मुझे जलील कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, doesn't matter. मैं यहाँ जिस पर्पस से आया हूँ और वो ये है कि मुझे मेरी बेटी का लेटर चाहिए और वो लेटर बस मुझे मिल जाए, एंड दैट्स इट. किसी को मजाक उड़ाना है उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अली का पूरा ध्यान तो सिर्फ उस लेटर के आने पर है. He was undisturbed by the insensitivity of people because he was desperate to get a letter, and that had become a mission, and all other things were insignificant. कि एक मात्र चीज जो उसके लिए मायने रखती थी, the only thing that was significant was that letter. Everything else was insignificant. किसी और चीज के कोई मायने नहीं थे. अली ने आज तक अपनी लाइफ में एक भी लेटर रिसीव नहीं किया था, लेकिन ये एक ही लेटर था अपनी बेटी की तरफ से, जिसके लिए वो दिन रात प्रे करता था. रोज रोज एक रिचुअल की तरह पोस्ट ऑफिस जाया करता था, और यही मायने हैं, यही इंपॉर्टेंस है इस टाइटल के भी. So if you now understand the meaning and importance of the title of this chapter, I'm sure now you can write the answer of this question, justify the title of this chapter, right? कि एक पिता ने अपनी लाइफ के आखिरी के 5 साल पूरी तरीके से अपनी बेटी के लेटर के इंतजार में बिता दिए, और वो लेटर उसके लिए इतना मायने रखता था कि उसका इंतजार करते करते एक पिता मर भी गया. और वो लेटर जब पहुंचा तो कहाँ पहुंचा? उसकी कब्र पर, कि उस लेटर को पढ़ने के लिए अली जिंदा तक नहीं था. Right? So this is the importance of this letter and this is the importance of this title. ठीक है, आई एम श्योर बेटा आपको ये सभी क्वेश्चंस, इनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा, और इसका मैसेज भी समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं. तो जब तक वो रिलेशंस हैं उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, कभी भी उन्हें फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि हाँ ठीक है उन पर ध्यान नहीं देना, तो वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज लेटर वी रिग्रेट. तो बेहतर है रिग्रेट करने से पहले ही हमें चीजें समझ में आ जाए. राइट, आपका LR का चैप्टर नंबर 4 उसे देखेंगे, और जिसका टाइटल है अ शेडी प्लॉट बाय एलसी ब्राउन. देख लेते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. पहला है, व्हाई डज जॉन वांट द घोस्ट टू डिसअपियर बिफोर हिज वाइफ अपीयर्स ऑन द सीन? What impression of his wife's character do you form from his words? अब जिस तरीके से जॉन उस हेलन के घोस्ट को जाने के लिए कहता है कि जाओ 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 प्लीज, मेरी वाइफ आ गई, इसी वक्त चले जाओ, तो जो एक अर्जेंसी दिखा रहा होता है ना, वो उस अर्जेंसी के थ्रू हमको लवीनिया के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है कि लवीनिया किस किस्म की औरत है. बेसिकली जो लवीनिया है वो घोस्ट को देखकर नहीं डरती, वो इनफैक्ट इस चीज पर रिएक्ट करती कि क्या जॉन तुम एक लड़की के साथ में रूम में क्या कर रहे हो. तो उसका इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता कि लड़की कोई जिंदा इंसान नहीं है, बल्कि एक स्पिरिट है, एक घोस्ट है. वो ये नहीं सोचती, लेकिन बस एक फीमेल है और जॉन के साथ क्या कर रही है यहाँ पे, बस तो थोड़ी सी शक्की मिजाज की वो ज्यादा है. तो हमें क्या पता चलता है, जॉन डज नॉट वांट टू लूज हिज वाइफ्स फेथ इन हिम. देखो जॉन अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता होता है, और वो नहीं चाहता कि किसी भी वजह से लवीनिया का जो भरोसा है उसके ऊपर से वो उठ जाए. तो वो नहीं चाहता था कि कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ का फेथ खो दे. एंड नाइदर ही वांट्स हिज वाइफ टू गेट स्कैर्ड बाय सीइंग अ घोस्ट, बिकॉज लाइक ऑल सेंसिटिव वुमेन लवीनिया वाज सब्जेक्ट टू हिस्टेरिक्स. भाई ऑब्वियसली जब लवीनिया देखेगी कि ये तो एक घोस्ट है तो डरेगी ही, किसी भी और की तरह वो भी डर जाएगी. द थिंग इज सीक्वेंस थोड़ा उल्टा रहेगा, वो डरेगी बाद में और गुस्सा पहले करेगी कि क्या लड़की के साथ ये सीक्वेंस रहेगा. बट ना तो वो ये चाहता था कि मैं अपनी वाइफ का भरोसा खो दूं, और ना ही वो ये चाहता था कि मेरी वाइफ डर जाए देख के, है ना. दिस इज द रीजन व्हाई ही वांट्स द घोस्ट टू डिसअपियर बिफोर हिज वाइफ अपीयर्स ऑन द सीन. हिज वाइफ इज लाइक एनी अदर possessive and jealous woman who would never like to see her man with any other woman. मतलब so Lavinia is a kind of possessive and a jealous woman जो कभी भी अपने हस्बैंड को किसी और लेडी के साथ नहीं देख सकती. राइट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. What new fad had Lavinia adopted? What was the irony in this? It is a very important question, बेटा. सबसे पहले तो फैड का मतलब समझो. फैड का मतलब होता है कि एकदम जो किसी चीज का नया एक शौक चढ़ता है ना हमें, कि अरे अभी ये नया शौक चढ़ा है, और वो टेम्परेरी शौक होता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट है. लवीनिया को किस चीज का शौक चढ़ा था? लवीनिया हैड पिक्ड अप अ विजी बोर्ड. उसको विजी बोर्ड का एक शौक चढ़ा था कि नहीं, मुझे विजी बोर्ड खरीदना ही है, और इतने सस्ते में अगर मुझे मिल रहा है तब तो मैं जरूर खरीदूंगी, भले ही वो जिंदगी में कभी मेरे काम ना आए. ठीक है. So Lavinia had picked up a Ouija board from a bumper sale as they were the latest craze. ये भी एलसी ब्राउन ने हमें इस चैप्टर के थ्रू समझाया है कि किस तरीके से नए नए ट्रेंड्स मार्केट्स में आते रहते हैं, और उन ट्रेंड्स की वजह से जो लोग होते हैं ना, वो भी उन चीजों की तरफ, जिस भी चीज का ट्रेंड है, उन चीजों की तरफ बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली उनका टारगेट भी हो जाते हैं. The Ouija board was her latest whim. This was ironic because
The ghost had just told John to get his friends and acquaintances to stop using the Ouija board. अब आयरनी यहाँ पर क्या है, विडंबना क्या है? तो थोड़ी देर पहले ही हेलन ने ये कहा था कि अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, जितने भी लोगों को तुम जानते हो, उन्हें Ouija बोर्ड यूज करने से रोक दो। भाई पूरी दुनिया की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम नहीं ले सकते, लेकिन जिन लोगों को तुम जानते हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो और उन्हें Ouija बोर्ड यूज करने से रोको। बस ये हेलन ने कहा ही था और 2 ही मिनट बाद जॉन हेलक के क्या रिश्तेदार और क्या फ्रेंड्स, उसकी खुद की बीवी ही Ouija बोर्ड लेकर आ गई। तो ये है इस चैप्टर की आयरनी, राइट? आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। You are a regular reader of the magazine John Halleck writes for. Review his story A Shady Plot. अब यहाँ पर इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानो ये जो A Shady Plot, ये स्टोरी किसने लिखी है? जॉन हेलेक ने लिखी है, ठीक है? आपको इस स्टोरी का रिव्यू देना है। अब देखो रिव्यू के अंदर, अभी तो इस स्टोरी के लिए रिव्यू पूछा है, हो सकता है आपसे किसी दूसरा चैप्टर है उसके लिए भी रिव्यू पूछ लिया जाए, यू नेवर नो। तो ये समझो कि रिव्यू लिखा कैसे जाता है। रिव्यू बिल्कुल जैसे मूवी का रिव्यू भी आप पढ़ते होगे ना कि मूवी कैसी है, या ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे तो उसके भी रिव्यूज पहले पढ़ते होगे कि भाई ये प्रोडक्ट कैसा है। तो बेसिकली रिव्यू का मतलब होता है जिस भी चीज के बारे में हम रिव्यू कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो कैसा है, ठीक है? तो जब भी हमें रिव्यू बताना होता है तो कई बार स्टूडेंट्स ना स्टोरी बताने लग जाते हैं कि फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे ऐसे हुआ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और फिर बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई और फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगे, तो स्टोरी बता देते हैं। यू आर नॉट सपोज टू टेल द स्टोरी, यू आर सपोज टू टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपको उनके बारे में बताना है, वो उनका बिहेवियर किस तरीके से है, ये चीजें आपको बतानी होती है, स्टोरी नहीं बतानी होती है। तो देखो ये जो आंसर है, इसके शुरू की 2-3 लाइन में मैंने इस स्टोरी का एक इंट्रोडक्शन दे दिया। इतना लेंथी चैप्टर है, उसके बारे में मैंने एक इंट्रोडक्शन सिर्फ 3 लाइनों में समेट के दे दिया है कि दिस स्टोरी इज अबाउट अ राइटर ऑफ गोस्ट स्टोरीज हु इज हेल्प्ड बाय अ गोस्ट टू राइट हिज प्लॉट्स. His wife gets a Ouija board and he is warned by the ghost to get rid of it. A ghost sends messages during a Ouija board session and she gets rid of the Ouija board. ये 3 लाइनों में पूरी चैप्टर की इंट्रोडक्शन आ गई, ठीक है? Among the characters, अब कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे। John is shown to be a man who loves his wife Lavinia and is tolerant of her foibles. अब यहाँ पर ये देखिए, लवीनिया और जॉन, इन दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में एक साथ बताया जा रहा है कि जॉन कैसा है, जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और इसीलिए वो अपनी वाइफ को लेकर बहुत ही टॉलरेंट भी है। फर्बल्स का मतलब होता है कि उसकी जो भी कुछ बचपने की जो हरकतें होती है ना, चाइल्डिश एक्ट जो वो करती है या जिद्दीपना जो करती है, उन सबको लेकर जो है जॉन बहुत सह लेता है, उनको बर्दाश्त कर लेता है बिकॉज ही लव्स हिज वाइफ। लवीनिया इज शोन टू बी अ whimsical, jealous and suspicious person. इट मीन्स कि लवीनिया एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही शक्की किस्म की है और बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। लवीनिया हमारी ऐसी ही है। द कैरेक्टर ऑफ द गोस्ट इज इंटरेस्टिंग एंड शी मटीरियलाइजेस एट टाइम्स. गोस्ट के बारे में बताया है कि वो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और वो भी कभी कभी मटीरियलाइज करती है चीजों को। मटीरियलाइज करने का ये मतलब है कि उतनी इमोशनल किस्म की नहीं है, ठीक है? द स्टोरी इज एन इंटरेस्टिंग रीड एज इट हैज ह्यूमरस टचेस. और लास्ट में ये कह दिया है कि ये स्टोरी है काफी इंटरेस्टिंग है और इसे पढ़ना चाहिए और इसमें काफी जगह पे ह्यूमर भी है। ह्यूमर मतलब जो कॉमिकल होता है, जिसे पढ़ने पर हंसी आए, ऐसी स्टोरी है ये। तो यहाँ पर ये नहीं बताया है कि स्टोरी क्या है, नो, स्टोरी कैसी है, किस तरीके की स्टोरी है, मजेदार है, बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, कैसी स्टोरी है, राइट? ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं स्टोरी के, जो उसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं या बोरिंग बना रहे हैं, वो बेसिकली आपको लिखना होता है जब भी आपसे रिव्यू पूछा जाता है, ठीक है? तो आई एम श्योर आपको रिव्यू समझ में आ गया होगा कैसे लिखा जाता है और ये क्वेश्चन आंसर्स जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लिटरेचर रीडर का अगला चैप्टर, जिसका टाइटल है पटोल बाबू फिल्म स्टार। ये चैप्टर आर्टिस्ट के पैशन को लेकर बात करता है। एक आर्टिस्ट जो अपने काम को लेकर डेडिकेटेड होता है और इतना डिवोटेड होता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसका काम ही होता है। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। पहला है, मनी एंड सेटिस्फेक्शन आर लाइक पैरेलल बैंक्स ऑफ अ स्ट्रीम। मतलब मनी और सेटिस्फेक्शन, पैसा और संतुष्टि एक नदी के 2 किनारों की तरह है। How does the statement corresponds to Patul Babu's emotion after the shot was over? अब ये जो सेंटेंस है वो किस तरीके से इस चैप्टर में पटोल बाबू के किरदार को या पटोल बाबू के जो इमोशंस हैं उन्हें किस तरह से जस्टिफाई करता है, जरा एक्सप्लेन तो कीजिए। सो पर्सनल सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट से ज्यादा जरूरी या पैसे से कहीं ज्यादा जरूरी होता है अंदरूनी संतुष्टि, आपका पर्सनल सेटिस्फेक्शन। कितना भी पैसा आपको मिल जाए, उससे हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप खुश हो जाए, लेकिन वो खुशी परमानेंट कभी नहीं होती है जब तक आप अंदर से संतुष्ट ना हो। So as depicted in Satyajit Ray's short story Patul Babu Film Star, the main character Patul Babu realized that personal satisfaction could not be measured and weighed by money, and so he acted in the film out of passion, and he felt towards the job more than the money he would make from the job. मतलब पटोल बाबू कितना रुपया कमाएंगे
उससे उन्हें इतना मतलब नहीं था जितना इस चीज से था कि जो खुशी उन्हें उस किरदार को निभाने से मिली। इसके अलावा पैसे तो फिर भी गिने जा सकते हैं कि 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, करोड़ रुपए हम गिन सकते हैं, लेकिन इस सेटिस्फेक्शन को आप क्या गिन सकते हो क्या? तो जिस चीज को गिन नहीं सकते उसकी कीमत कैसे लगाई जाए? क्या आप ये कह सकते हो आज तो मुझे आधा किलो सेटिस्फेक्शन हुआ, आज तो पाव भरी था भाई। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जिस चीज को आप गिन ही नहीं सकते तो उसकी कीमत भी नहीं लगाई जा सकती, और इसीलिए सेटिस्फेक्शन इज मच 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 अबव देन एनी काइंड ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट्स या फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ठीक है, आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why does Patul Babu walk away before he can be paid for his role? What does this reveal about his character? अब पैसे लिए बिना ही वो चले गए थे, तो पटोल बाबू के बारे में हमें क्या पता चलता है? That although Patul Babu performed a small role, he felt that taking money for it would be trivializing his performance. Trivializing का मतलब मामूली बना देना, कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने उस ओह को भी कितनी अलग अलग तरीके से बोलकर देखा, किस तरीके से मैंने वो स्टेप्स को कैलकुलेट किए थे, किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस परफेक्ट बनाने के लिए मैंने मेहनत की, उसकी कीमत अगर मैं लगा दूंगा ना तो मैं अपने इस काम को बहुत ही मामूली बना दूंगा। सो ही वॉज अ ट्रू एक्टर फॉर whom क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन वॉज फॉरमोस्ट एंड नॉट मनी। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए उनका क्रिएटिव साइड जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है बजाय पैसे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषिकांतो's offer stirred पटोल बाबू टू द कोर, कमेंट। ऋषिकांतो कुछ वही व्यक्ति हैं जिनके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो रोल लेकर आए थे, तो पटोल बाबू को जब ये किरदार निभाने को मिला तो वो एकदम अंदर तक हिल गए कि है रोल मिल रहा है वो भी मुझे। इस पर अब आपको कमेंट करना है। तो देखिए, Patul Babu had a passion for acting and theatres. So, when his neighbor suggested that Patul Babu may play a potential role in a movie, Patul Babu initially expressed great hesitation. अब शुरू में जब उनको उस रोल के बारे में पता चलता है कि मुझे एक रोल मिल रहा है, तब तो वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं, बहुत झिझकते हैं, क्योंकि उनको 20 साल हो चुके हैं एक्टिंग से दूर हुए। तो एक होती है ना, एक घबराहट भी होती है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो पहले तो वो थोड़े से घबरा गए, लेकिन फिर क्या हुआ? He was really pleased to get such an offer at his age, but he eventually started building castles in the air as the idea gradually began to permeate his mind and spirit. तो शुरू में तो हेजिटेट हुए, लेकिन उसके बाद वो ख्याली पुलाव बनाने लगे, अपने सपनों के महल बनाने लगे कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अरे मैं अपने जवानी के दिनों में इतना शानदार एक्टर था, मैं फिर से एक बार झंडे गाड़ दूंगा, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा, मैं ऐसे एक्सप्रेशन दूंगा। मतलब वही कि उनके अंदर का कलाकार जो कुछ समय के लिए सो गया था, 20 साल बाद एक बार फिर से जाग उठा है, और जो जागा है वो दुगने जोश के साथ जागा है। तो वो फिर से एक बार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो उठते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अब मुझे जो दोबारा ये एक्टिंग का मौका मिला है ना, तो अब तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा, महल बना डालूंगा। राइट, तो वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। तो ये था तीसरा और आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का बेटा, वर्चुअली ट्रू, इस चैप्टर के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ एक चैप्टर है। अब हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला है, व्हाई डिड द न्यूज अबाउट सेबेस्टियन शुल्स शॉक माइकल? ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ये जो सेबेस्टियन शुल्स की जो न्यूज है माइकल को क्यों शॉक कर देती है? क्योंकि माइकल सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस इंसान के साथ मैं गेम्स खेल रहा हूँ वो इंसान एक्चुअल में कोमा में है और सिर्फ उसकी मेमोरी है जो मेरे साथ गेम खेल रही है। ठीक है, इसीलिए ही वाज सो शॉक्ड। नेक्स्ट इज, हाउ वाज शुल्स फाइनली रेस्क्यूड बाय माइकल? शुल्स को जो माइकल ने बचाया, तो शुल्स कैसे बच पाया? अगेन जो मेमोरी थी सेबेस्टियन की, वो उस गेम में अटकी हुई थी। इन वन ऑफ द गेम्स विच नेम्ड वॉरजोन, वॉरजोन के अंदर जब माइकल ने सेबेस्टियन के कैरेक्टर को बचा लिया तो सेबेस्टियन की मेमोरी रिट्रीव हो गई और सेबेस्टियन रियल लाइफ में भी कोमा से बाहर आ गया और इसीलिए ये जिंदा बच गया। और माइकल ने उस टाइम पे जैकपॉट हिट किया था, रिमेंबर 4 करोड़ पॉइंट्स जीते थे, तो इसीलिए जो है सेबेस्टियन बच गया और माइकल उसे बचा पाया। राइट, तो दीज आर द टू मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर बेटा। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारा पोएट्री सेगमेंट, और जो सबसे पहली पोएट्री है वो है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी हमारी पोएटिक डिवाइसेस जो है अब कंप्लीट हो गई है। आई एम श्योर समझ में आ गया होगा बेटा, मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहला देखते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पोएम, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है जानना। तो जो टोन है इस पोएम की वो एक कन्वर्सेशनल है। कन्वर्सेशनल कैसे? बातचीत की तरह, जहां फ्रॉग और नाइटिंगेल के बीच में थ्रू आउट पोएम बातचीत हो रही है। इसके अलावा मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटिव मतलब फ्रॉग जिस तरीके से बात करता है नाइटिंगेल के साथ, वो उसे अपनी बातों से फुसलाता है और बहकाता है और उसे मिसलीड करता है। That is why it is manipulative. The poem is a fable that teaches the dangers of being exploited by cunning people. फेबल का मतलब होता है स्टोरी। तो ये पोम एक स्टोरी की ही तरह है जो ये बताती है कि किस तरीके से जो खतरनाक लोग होते हैं या कनिंग लोग जो होते हैं ना, बहुत ही शातिर, उनका खतरा किस तरह से मतलब लोगों पर मंडराता रहता है, सीधे साधे लोगों पर मंडराता रहता है। इसलिए
वो लोग एक्सप्लॉइट भी कर देते हैं, इसीलिए उनसे बचकर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू सम एक्सटेंट द नाइटिंगेल वाज हरसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर हर डाउनफॉल एंड डेथ। कमेंट, क्या नाइटिंगेल खुद भी रिस्पॉन्सिबल थी अपने डाउनफॉल का? यस, वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि उसने खुद पर जरा सा भी विश्वास नहीं किया, उस पर खुद पर भरोसा था ही नहीं। हर स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिकॉग्निशन एंड फेम लेफ्ट हर ओपन टू एक्सप्लॉइटेशन। मतलब मुझे फेम चाहिए, मुझे फेमस होना है, पॉपुलर होना है, मुझे तारीफ चाहिए, इस चीज में वो इतनी ज्यादा चली गई कि उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि उसे किस लेवल तक मैनिपुलेट किया जा चुका है। Despite having an appreciative audience, she did not have much faith in her own abilities. मतलब डक ऑफ केंट आ रहे हैं उसके कॉन्सर्ट में, उसके अलावा आउल ऑफ सैंडविच आ रहा है उसके कॉन्सर्ट में, लेकिन फिर भी उसको यकीन ही नहीं हो रहा था अपने खुद के टैलेंट पे कि देखो मैं कुछ अच्छा ही कर रही हूँ। तभी तो ना हर एक अच्छे कॉन्सर्ट के बाद फ्रॉग आकर उसको कुछ ना कुछ बकवास बोल देता था, खरा फ्रॉग कुछ ना कुछ ऊट पटांग बोल देता था, उसको क्रिटिसाइज कर देता था, और नाइटिंगेल वहां पर डिप्रेस होकर बैठ भी जाती थी और उसको ये लगने भी लग जाता था कि अरे यार नो, आई एम नॉट दैट गुड। तो ये दोनों ही पॉइंट्स क्या बताते हैं? वल्नरेबल स्टेट ऑफ नाइटिंगेल क्रिएटेड बाय इटसेल्फ, अपने आप ही उसने अपने लिए इतनी कमजोर सिचुएशन पैदा की थी नाइटिंगेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अकॉर्डिंग टू द नाइटिंगेल वाज अ फेरी टेल। यस, नाइटिंगेल बोलती है कि मेरे लिए ये फेरी टेल से कम नहीं है, परियों की कहानी से कम नहीं है। वो किस चीज के लिए बोलती है ये? कि जब फ्रॉग उसको ऑफर करता है ट्रेनिंग देना कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, तो नाइटिंगेल को क्या लगता है, ओ माय गॉड, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, मेरे लिए एक फेरी टेल से कम नहीं है। और फेरी टेल क्या सिग्निफाई किया जाता है फेरी टेल से? कि कोई चीज जो बहुत ही अमेजिंग, मतलब जो अनबिलीवेबल कोई चीज हो जाना और बहुत ही अच्छी हो जाना, पॉजिटिव हो जाना, मीन्स फेरी टेल। ठीक है, नेक्स्ट इज, व्हाट मैसेज डज द पोएट विश टू गिव इन द पोएम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। वैसे तो हमने मैसेज के बारे में पहले ही जान लिया है, फिर से जान लेते हैं कि सबको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, अपने आप में भरोसा होना चाहिए, और इसमें जैसे लिखा है, वन शुड एक्सरसाइज वंस इंडिविजुअलिटी एंड रीजनिंग विदाउट लेटिंग अदर्स लीड वन ब्लाइंडली। इसका मतलब है कि हमारी इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है हमारी खुद की पर्सनालिटी होती है, तो हमें हमारी खुद की पर्सनालिटी को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए विद रीजंस। ऐसा नहीं कि ऐवे ही हवा के अंदर कह रहे भैया हम तो उस्ताद है, नहीं, ऐसे जबरदस्ती नहीं, रीजंस और सही रीजंस के साथ हमें हमारी पर्सनालिटी, हमारी इंडिविजुअलिटी को स्ट्रांग बनाना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाएं। ठीक है, नाइटिंगेल ने यही गलती की थी और इसीलिए उसका डाउनफॉल हुआ। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द फ्रॉग सेटिस्फाई हिज ग्रीड थ्रू द नाइटिंगेल्स सॉन्ग। नाइटिंगेल के गाने से फ्रॉग अपनी ग्रीड, अपना लालच कैसे सेटिस्फाई करता है, कैसे पूरा करता है? वो ऐसे पूरा करता है कि ऑल्दो नाइटिंगेल को पॉपुलैरिटी तो मिल रही थी, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी से फ्रॉग ही कमा रहा था। उसके अलावा हर कॉन्सर्ट के बाद वो नाइटिंगेल का कॉन्फिडेंस भी एकदम डाउन कर देता था। तो फ्रॉग जेलस हो रहा था इसकी पॉपुलैरिटी से, नाइटिंगेल की पॉपुलैरिटी से, लेकिन जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस खराब करता था, उसको वहां पर भी खुशी मिल जाती थी कि देखो मैंने नाइटिंगेल का पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ डाला। और लास्ट में तो नाइटिंगेल मर ही जाती है, तो वापस वो अकेला ही बचता है उस बॉग के अंदर जिसका नाम है बिंगल। तो उस बिंगल बॉग में वो अकेला ही बचता है, तो इस तरीके से वो अपने ग्रीड को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पोएम में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी सेकंड पोएम, जिसका टाइटल है नॉट मार्बल्स नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, सोनेट 55। सो लेट्स स्टार्ट। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला है टोन ऑफ द पोएम। तो इस पोएम की टोन बहुत ही कॉन्फिडेंट है, असर्टिव यानी पॉजिटिव है, एंड सेलिब्रेटरी। वाई सेलिब्रेटरी? क्योंकि ये पोएम एक किस्म का सेलिब्रेशन है अपने फ्रेंड के लिए कि भाई वैसे तुम जिंदा नहीं हो आज के दिन, लेकिन इस पोएम के थ्रू मैंने एक बार फिर से तुम्हें जिंदा किया है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, तुम्हें अमर कर दिया है। क्योंकि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, मार्बल्स, स्टोन्स, एवरीथिंग, स्टैचूज, एवरीथिंग एक दिन डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, लेकिन मेरी पोएट्री परमानेंट रहेगी, और इसीलिए मेरे फ्रेंड तुम भी अब परमानेंट ही हो गए हो। परमानेंट इन द सेंस तुम अब इमॉर्टल हो गए हो। ठीक, नेक्स्ट इज, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट ट्रांसेंड्स टाइम इन द पोएम, नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं बेटा। तो आप ये मत सोचना कि मैम ने ना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पर यहाँ पर बस 2-3 क्वेश्चन सेलेक्ट करके डाल दिए, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ जो आपके पूरे पोएट्री को कवर करते हैं, उसका एसेंस कवर करते हैं। तो कोई और भी क्वेश्चन अगर आ भी जाएगा ना, तो भी आप उसको कवर कर पाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम ट्रांसेंड्स टाइम इन द पोएम। ट्रांसेंड्स का मतलब किसी चीज से ऊपर उठ जाना, कि पोएट ट्रांसेंड्स टाइम इन द पोएम, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट, कि समय से ऊपर क्या उठ गया है, तो इसका जो फ्रेंड है वो जो इमॉर्टल हो गया है, दैट हैज ट्रांसेंडेड इन द पोएम। तो poet's verses which immortalized his beloved will outlive the grand memorials or monuments built by princes in their memory। ठीक है, कि भाई सब चीजें खत्म हो जाती हैं, सब चीजें जो है डैमेज हो जाती है, अगेन हर चीज का एक एंड है, लेकिन ये जो पोएट्री है उसका कोई एंड नहीं है। सो दिस पोएट्री हैज ट्रांसेंडेड द टाइम, एंड दिस फ्रेंड थ्रू दिस पोएट्री हैज ट्रांसेंडेड द टाइम, राइट। इसके अलावा
अगर किसी ने उस पीस ऑफ पेपर को फाड़ दिया जिसपे वो पोएट्री लिखी हुई है, तो भी वो पोएट्री किसी ना किसी के दिमाग में रहेगी, जहन में रहेगी, यादों में रहेगी, मेमोरीज में रहेगी। इसलिए दिस पर्सन विल ऑलवेज रिमेन टू बी इमॉर्टल। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स हाउ हैज पोएट्री बीन ग्लोरिफाइड बाय द पोएट इन द पोएम नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। अब आप अगर देखो, तीनों ही पोएम्स के अंदर सिमिलर सा ही आइडिया है, बस फोकस अलग अलग हो गया है। एक में फोकस क्या है, इसकी टोन हो गई है, बाकी बात वही एक्सप्लेन की गई है। दूसरे में सिमिलर सा आंसर है, लेकिन फोकस क्या हो गया है कि किस तरीके से जो है समय को किस तरह से पछाड़ दिया है ना। इसमें भी सिमिलर सी वही बात है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा फोकस क्या होगा, पोएट्री को ग्लोरीफाई किया गया है, मतलब पोएट्री को और बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, उसको बहुत ही ज्यादा इज्जत मान सम्मान दिया गया है कि भाई पोएट्री की वजह से तू इमॉर्टल हो गया है, कि समय की वजह से, समय जैसे से कहते हैं ना कि टाइम जो होता है वो मोस्ट पावरफुल होता है, कि इतना पावरफुल होता है कि समय के साथ हर चीज खत्म हो जाती है। बट यहाँ पर क्या बोला गया कि टाइम को भी कहीं ना कहीं मात देती है कि तुम्हें वो नहीं मार पाएगा। किसे? इस पोएट्री को, और इस पोएट्री की वजह से तुम्हें भी वो कभी नहीं मार पाएगा। राइट, तो आई एम श्योर बेटा ये अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ गया है। हम पढ़ेंगे हमारी तीसरी पोएम, जिसका टाइटल है ओzymandias, और इसे लिखा है पीबी शेली ने, यानी पर्सी बिशे शेली ने। ये पोएम जो है, ये इजिप्शियन किंग्स जो हुआ करते थे, और वो अपनी जो स्ट्रेंथ होती थी, जो उनकी पावर होती थी, उसे शो ऑफ करना बहुत पसंद करते थे, और उनके पास बहुत गोल्ड होता था, उनके पास ट्रेजर बहुत होता था, तो उसे अपनी पॉपुलैरिटी पे और अपने आप पे वो दिल खोल के खर्च किया करते थे। राइट, अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोएम। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पूरे पॉइंट्स मैंने उसी तरीके से बताया कि जैसे क्वेश्चंस आ जाए तो आप उसको आंसर कर सको। फर्स्ट इज व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पोएम। सो द टोन इज आयरॉनिक, एलगेक एंड समवॉट मॉकिंग। मॉकिंग का मतलब एक तो मजाक उड़ाने जैसा भी है ये, कि जो राजा अपने आप को ये समझता था कि मैं दूसरों के सामने शो ऑफ करने के लिए और मैं कितना पावरफुल रहा हूँ, फ्यूचर जनरेशन को भी पता चलना चाहिए, तो इसलिए मेरा एक स्टैचू होना चाहिए। लेकिन वो स्टैचू कहाँ है आज के दिन, टूट फूट गया, तो एक किस्म से उसकी हंसी सी उड़ा रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं बचा। और सेम ही चीज को एक आयरॉनिक तरीके से भी बोल रहे हैं कि जो इतना बड़ा स्टैचू एक समय पर हुआ करता था, हो सकता है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह भी उसको देखा जाता हो, लेकिन आज के दिन वो क्या हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। सो व्हाट्स एन आयरनी कि बड़े से बड़े एम्पायर भी एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं। Then Ozymandias and not marble nor the gilded monuments, very important question बेटा, are based on the theme of time, मतलब दोनों ही समय टाइम के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि दोनों में क्या चीज कॉमनली बताई गई है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स ऑब्जेक्ट्स डाई, मर जाते हैं, है ना। कोई भी मर जाते हैं मतलब खत्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो खत्म होना ही होता है ना। सो कंपेयर द टू सॉनेट्स इन टर्म्स ऑफ द मैनर इन विच टाइम इज ट्रीटेड बाय द पोएट्स, राइट योर आंसर इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो इसके अंदर आपको यही बताना है, जो विलियम शेक्सपियर की नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स में क्या बताया कि पोएट्री इज समथिंग जो टाइम को ट्रांसेंड कर सकती है। अदरवाइज चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, स्टोन्स हो, प्रेशियस स्टोन्स हो, मार्बल्स हो, कुछ भी हो, स्वॉर्ड ऑफ मार्स हो, या उसके अलावा जो स्टैचूज हैं, कुछ भी हो, टाइम के साथ वो खत्म हो जाता है, हमेशा अमर नहीं रहता। ठीक है, सेम उसी तरह ओzymandias में भी शेली ने क्या समझाया है, ये समझाया है कि इतना बड़ा राजा था, इतना ज्यादा अमीर राजा था, ट्रेजर था उसके पास, पावर थी उसके पास, लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो खुद भी खत्म हो गया। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, इतनी बड़ी मूर्ति जो उसने बनवाई थी, वो मूर्ति भी विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरी तरीके से खत्म हो गई। राइट, तो टाइम इज द मोस्ट पावरफुल, उसको आप नहीं हरा सकते, और इसीलिए टाइम को ना तो चैलेंज करना चाहिए, ना ही टाइम से लड़ना चाहिए, टाइम के साथ चलना चाहिए। राइट, तो ये था एक्सप्लेनेशन बेटा इस क्वेश्चन का। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीना। टाइम फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखो बेटा, मैं एक चीज बता दूं, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात आती है तो मैं 40, 50, 60 क्वेश्चंस एक बार में एक चैप्टर से या एक पोएम से नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि हर पोएम में या चैप्टर में कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको देखने चाहिए, और वो क्वेश्चंस इस तरीके के आपको देखने चाहिए जिसमें पूरी की पूरी पोएम जो है वो कवर होती हो, ताकि पढ़े हुए क्वेश्चन के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर सको। क्योंकि मेरी इंटेंशन कभी भी ये नहीं रहती कि मैं जो पढ़ाऊंगी ना वही आएगा या वैसा सा मिलता जुलता आएगा, नहीं। मेरी इंटेंशन ये रहती है कि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊं कि चाहे एग्जाम में कुछ भी आ जाए आप उसे हैंडल कर सको, उसे आंसर कर सको। राइट, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग यू जस्ट फॉर अ सिंगल क्वेश्चन पेपर कि भाई हाँ ये आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, इनको देख लो, उसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं। अपने आप को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करके जाएं कि चाहे कुछ भी आ रहा हो आप उसे अच्छे से आंसर कर पाए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट क्राइम हैड द मरीनर कमिटेड एंड हाउ डिड इट प्रूव हेलिश। क्या क्राइम इसने, तो क्या कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी दोनों पार्ट्स कवर नहीं कर रहा है ये क्वेश्चन। यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, अगर लॉन्ग आंसर में आ जाता क्या दोनों पार्ट्स कवर नहीं करता ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या क्राइम करा था इसने, क्या कमिट किया था, कौन सा क्राइम कमिट किया था, एल्बेट्रॉस को मार देने वाला, है ना। एंड दैट बर्ड वाज इनोसेंट।
यही वोकैबुलरी होती है। सिर्फ बर्ड लिखने के बजाय आप इनोसेंट बर्ड लिख सकते थे, होली बर्ड लिख सकते हैं। इसके अलावा गुड लक, इसको मतलब इस बर्ड को आप कितनी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, सिनोनिम्स यहाँ पर बता सकते हैं कि वो एक इनोसेंट बर्ड थी, वो एक होली बर्ड थी, वो एक इट वाज लाइक अ गॉड्स ब्लेसिंग, है ना। और यहाँ पर वो इट एंटर्ड विद अ न्यू होप, द ब्लोइंग ऑफ द, एक होप के साथ आई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब उस बर्ड का होना ही क्या दिखाता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। of the south breeze and had been killed by the mariner, है ना। The mariner's ship was stranded in the midst of the scorching sea when the bird was killed। और उसके बाद क्या क्या हुआ, जैसे ही एल्बाट्रॉस को मार डाला तो उसके बाद उसके क्रू मेंबर्स ने क्या क्या सहा। नाउ यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट आंसर में आप किस तरह से डिफरेंस करेंगे। अगर आपको शॉर्ट आंसर लिखना है तो आप सिर्फ ये लिख दें कि जो क्रू मेंबर्स और जो मरीनर्स हैं उन्होंने किन किन प्रॉब्लम्स का सामना किया। उन्होंने इस प्रॉब्लम का सामना किया कि वो स्कॉचिंग सी का सामना कर रहे थे, मतलब एकदम जो तप रहा था पूरा, जो क्योंकि मौसम एकदम तपता हुआ मौसम था तो समंदर का पानी भी बिल्कुल तप रहा था। उसके बाद दे वेंट थ्रू फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग बिकॉज दे हैड नो वाटर टू ड्रिंक एंड नो साइन ऑफ होप टू चीयर देम अप। भाई सिचुएशन तो खराब थी ही, लेकिन उसके बाद उनके पास कोई होप भी नहीं थी। अदरवाइज चाहे कितनी भी सिचुएशन खराब हो, आपके पास एक रे ऑफ होप जब होती है, आप में कोई मोटिवेशन तो होता है। पार्ट 1 में हमने यही तो देखा था कि वो एल्बाट्रॉस जो आई थी तो इट वाज नॉट जस्ट अ बर्ड, इट वाज अ रे ऑफ होप। यही तो मैंने बताया था आपको कि वो उम्मीद की किरण की तरह थी, उसकी एंट्री हुई थी। तो यहाँ पर ये जो पूरा बताया गया ना बेटा, आपने शॉर्ट आंसर कर लिखना है तो फिजिकल टॉर्चर हो रहे थे, मेंटली वो सफर कर रहे थे, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं, एक बूंद तक पानी नहीं था उनके पास, और कोई कुछ भी उनको चेयर अप करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए कुछ भी नहीं था। शॉर्ट आंसर तो आपके सामने है। नाउ यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर में आपको लिखना हो तो आप क्या करोगे, आप इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करोगे। स्कॉचिंग सी, जो सन है उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। द सन वाज सो हॉट एंड द क्लाउड्स एंड द स्काई वाज सो हॉट दैट इट वाज सो अनकंफर्टेबल फॉर एवरी सिंगल क्रू मेंबर, राइट। फॉर एवरी सिंगल क्रू मेंबर द सी वाज मोर लाइक अ slimy monster. Some of them they also felt as if this sea is more like a is more like an is more like a burning oil, burning which is oil, right? And some of them also had the nightmares of the spirit coming towards them, है ना। ये सारी चीजें हमने देखी। तो ये 3 इंसिडेंट्स आप इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर दो। But when it comes to short answer, you don't have to explain these 3 incidents. You only have to mention कि ये इंसिडेंट थे या वो किस तरीके से मेंटली सफर कर रहे थे। आया समझ में। इसी तरीके से आप शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स को फ्रेम करते हो बेटा। यू डोंट हैव टू राइट एनी अननेसेसरी वर्ड्स। बहुत जगह पे कुछ ऐसे कि भाई ये वर्ड ऐड कर दो, वो वाला वर्ड ऐड कर दो, उससे जो आंसर है वो लेंदी हो जाएगा। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। आपको कीप इट सिंपल एंड राइट टू द पॉइंट, ठीक है। कोई फालतू के वर्ड्स, अननेसेसरी वर्ड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो आंसर है वो टू द पॉइंट लिखिए, अपनी बात सीधी सच लिखिए ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why does the ancient mariner compel the wedding guest to listen to his story? very very important question। ये क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के और इतने अलग अलग तरीके से पूछा गया है। यहां पर तो पूछा गया कि एंशियंट मैरिनर जो है वो क्यों उस गेस्ट को रोक लेता है, वेडिंग में नहीं जाने देता, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ मरीनर। नाउ बोथ द क्वेश्चंस दे आर फ्रेम्ड एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन दोनों के अंदर क्या चीज सेम है जो दोनों क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं सेम बना देती है। दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर मेंटल स्टेट के बारे में बात हो रही है। मरीनर जो है क्यों इतना मजबूर था, क्यों इतना कंपेल था कि वो जाए और उस गेस्ट से बात करे, क्योंकि उसके मन पे जो बोझ था वो उसे शेयर करना चाहता था जल्द से जल्द किसी के साथ, क्योंकि वो इतना ज्यादा टॉर्चर्ड फील कर रहा था कि इतना बड़ा क्राइम उसने कमिट किया है जिसका कोई भी माफी नहीं है। देयर इज नो फॉरगिवनेस, ठीक है। द फैक्ट दैट एंशिएंट मरीनर हैड किल्ड द अल्बाट्रॉस बर्ड हैड कॉज्ड हिम मच डिस्ट्रेस, है ना। तो उसका डिस्ट्रेस स्टेट ऑफ माइंड जो है उसका, वही हम एक्सप्लेन करने हैं ना, चाहे ये क्वेश्चन हो या जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ मरीनर। दोनों में सेम ही चीज आ रही है। क्वेश्चन का एसेंस समझो बेटा, कभी भी ये मत समझो कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की वहीं तक ही अपने आप को लिमिट कर लिया। नो, नेवर एवर लिमिट योरसेल्फ। अपने आप से इसेंस जो है क्वेश्चन का वो इसेंस समझने की कोशिश करो और फिर अपने आप से उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, आपको आंसर मिलेगा। He felt prompted by his shame to tell the wedding guest about his experience since he thought that confessing his wrongdoing would result in its atonement। मतलब अगर मैं अपनी इस गुनाहों को किसी के सामने कन्फेस करूंगा, किसी के सामने मानूंगा, तो शायद मेरी इस गुनाह की कोई माफी हो जाएगी, शायद मेरा प्रायश्चित जो है वो सफल हो जाएगा। तो मैं किसी के सामने कन्फेस करना चाहता हूँ। इतना ज्यादा वो बर्डन, इतना ज्यादा वो डिस्ट्रेस और इतना ज्यादा वो वीक मेंटल स्टेट में था।
राइट। तो बेटा यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारी पूरी की पूरी पोएम जो है पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। हाँ, नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं 2 ही लेकर आई हूँ, लेकिन ध्यान दें तो दोनों क्वेश्चंस इस पूरी पोएम को कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं। उसके अलावा ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम मैं आपको हर बार हर जगह बताते हुए चल रही हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। जैसे मैंने आपको क्रू मेंबर्स वाला पॉइंट आपको बताया कि 3 स्टैंजास जो है मैंने उनको स्पेशली टिक कर दिया था कि क्रू मेंबर्स का एटीट्यूड जो है वो किस तरीके से कभी इधर कभी उधर, मतलब दे आर नॉट द रिलायबल पीपल। आप उन पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते क्रू मेंबर्स पे, कभी इधर कभी उधर। मतलब वो अपने ओपिनियन के हिसाब से नहीं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से कभी मरीनर का साथ दे रहे हैं, कभी मरीनर के अगेंस्ट हो जा रहे हैं। राइट, इस तरीके का एटीट्यूड क्रू मेंबर्स का है। राइट, तो इस तरीके की छोटी बड़े सारे पॉइंट्स जो है ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बताए हैं। तो आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अगर आ जाते हैं तो आप इजीली उन्हें हैंडल कर सकते हो। राइट बेटा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी एलआर की अगली पोएम, जो कि लास्ट पोएम भी है और इसका टाइटल है स्नेक और इसे लिखा है डीएच लॉरेंस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वैसे तो 2 ही हैं, बट इस तरीके के हैं कि आपको इतनी हेल्प होगी कि कोई भी कुछ भी उठकर आ जाए आपके सामने, आप उसे आंसर कर सकते हो। तो देखो, व्हाट इज द टोन एंड मॉरल ऑफ दिस पोएम। तो इस पोएम का टोन क्या है? इट इज एम्बिगुअस। व्हाई एम्बिगुअस? क्योंकि थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में है हमारा जो पोएट जो है ना, थ्रू आउट जो है कंफ्यूज स्टेट में है। कभी ये हैप्पी हो रहा है, कभी ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसके दिमाग में, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर कि भाई हैप्पी टोन या बहुत ही अपसेटिंग टोन, ऐसा कुछ नहीं। इट इज एम्बिगुअस। देन व्हाट इज द मॉरल? मॉरल ये है कि सभी क्रीचर्स को रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, चाहे वो क्रीचर कोई भी हो। ठीक है, जबरदस्ती यू शुड नॉट इनिशिएट द अटैक, यू शुड नॉट इनिशिएट द फाइट। दिस इज द मॉरल, राइट? Then the poet is filled with horror and protest when the snake prepares to retreat and bury itself in the horrid black dreadful hole. In the light of the statement, bring out the irony of his act of throwing a log at the snake. ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इसमें आयरनी क्या थी। आयरनी बेसिकली ये थी बेटा कि थ्रू आउट जब वो पानी पी रहा था स्नेक, तब तक वहां बैठा हुआ था, तब तक तो कुछ भी नहीं किया, उसको निहारता रहा हमारा नरेटर। जैसे ही जाने लगा और जब कोई खतरा नहीं कि भाई अब तो जा ही रहा है, भाई अटैक करता तो अटैक क्यों करता, इसीलिए ना कि वहां से चला जाए। अब अपने आप से जब जा रहा है तब उसने अटैक किया। तो दिस इज द आयरनी। एंड व्हाई इज द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस आयरनी? द एग्जिस्टेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ द वॉइसेस इन हिज ईयर्स, या कह सकते हैं इन हिज माइंड। ये वॉइसेस क्या है? ये वॉइसेस है जो अटैक करा है ना, नॉट अटैक सॉरी, जो सोसाइटी ने जो इसको एजुकेट करा है। एजुकेट मतलब ऐसे बैठा बैठा के नहीं, लेकिन जो भी सुनता आया है, जो एक हमेशा से एक यही लर्निंग रहती है कि भाई हमको स्नेक है मारना चाहिए, उसकी तरफ अटैक कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि हम खुद को बचा सकें। राइट, यही हमेशा से हमने सीखा है, बट ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड में आ गया। बट बाय द एंड ऑफ द सिचुएशन ये थॉट सोसाइटी ने जो उसमें फीड करा वो कहीं ना कहीं हावी हो गया और उसने उस स्नेक पर अटैक कर दिया। राइट, तो ये है आयरनी कि वो खुद नहीं चाहता था बट स्टिल उसने अटैक कर दिया। वो भी कब? जब एक्चुअल में वो जब जा रहा था। सो उसका क्या सेंस निकला? ठीक है, मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि आप इसको नो स्क्रीनशॉट ले सको। आई होप बेटा आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आ गई है पूरी। बेटा आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका पहला ड्रामा, जो कि है द डियर डिपार्टेड, रिटन बाय स्टैनली ह्यूटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं अगेन 2 ही क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, बट अगेन मैं आपको बताऊंगी कि वो क्वेश्चन कितनी वैरायटी ऑफ तरीके से पूछा जा सकता है और आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी, चाहे कैसे भी पूछ लो आप आंसर कर पाओगे। तो देखो, फॉर मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन, ग्रीड फॉर मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन देयर लव फॉर देयर फादर कमेंट। ये तो हम थ्रू आउट पढ़ ही रहे हैं कि दोनों बहनों के लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उनकी ग्रीड। यहाँ पर आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ, या हाउ विल यू जस्टिफाई ग्रीड इन दिस चैप्टर। आपसे ये पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू से that Mrs. Slater and Mrs. Jordan they didn't love their father but money। ये आप किस तरीके से कह सकते हैं? या डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ हिपोक्रेसी इन द चैप्टर। बहुत सारे तरीके से ये सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको क्या ही चीज बतानी है? आपको सिर्फ ये चीज बतानी है, दे बोथ प्रिफर मनी ओवर देयर फादर। ठीक है, और क्यों ऐसा? क्योंकि किसी ने भी फादर को लेकर बात नहीं की, बल्कि सिर्फ डिवाइड करने की बात कर रहे थे कि फादर की जो पोजेशंस है, फादर की जो प्रॉपर्टी है, उनकी विल जो है, उनका जो इंश्योरेंस है, उसे किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। उनका ध्यान मॉर्निंग ड्रेसेस पर ज्यादा था। ठीक है, सिर्फ ये चीजें, मैं साइड में भी हो जाती हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी जो चीजें हैं उसी पर इनका पूरा ध्यान था। हर वैल्यूएबल चीज, हर इंपॉर्टेंट चीज जो है सिर्फ उसके ऊपर ही कि वो हमें कैसे मिल जाए, हम कैसे कैप्चर करें, उसी पर बस ध्यान था। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन कह रही हूं बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, इसीलिए ट्रांसलेटेड मीनिंग मत समझिए, इसका एसेंस समझिए। सिर्फ मिसेस एंड जॉर्डन एंड मिसेस स्लेटर के हिसाब से मत सोचिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से सटायर अप्लाई होता है इस चैप्टर पे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से जो बच्चे आजकल के बच्चे हैं,
ठीक है, जो वैल्यू बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि आजकल के जो जनरेशन है, नॉट बच्चे, आजकल की जो जनरेशन है उनमें आप ग्रीड को या उनमें आप हिपोक्रेसी को किस तरीके से बताएंगे कि वो हिपोक्रेट होते हैं कैसे, इन रेफरेंस टू द ड्रामा द डियर डिपार्टेड, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगर वर्ड्स की बात करें एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है, बट आंसर विल बी द सेम। ठीक है, सेम या हम कह सकते हैं सिमिलर, हो सकता है कुछ एक आध पॉइंट इधर उधर हो, आपको कोई और पॉइंट बेटर लगे, ऑफ कोर्स आप उस पॉइंट को यहाँ रख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल द डियर डिपार्टेड। द डियर डिपार्टेड, ये टाइटल को जस्टिफाई करना है। क्या ये बिल्कुल सही टाइटल है? हाँ, और बेसिकली ये टाइटल क्या है, ये एक आयरनी दर्शाता है। ये टाइटल जो है वो एक आयरनी दर्शाता है। देखो, रिप्रेजेंट्स, या मेरे को कहना चाहिए रिफ्लेक्ट्स आयरनी। क्यों? हाउ कम इट रिफ्लेक्ट्स आयरनी? इट रिफ्लेक्ट्स आयरनी क्योंकि डियर का मतलब क्या होता है? लव्ड वन, जिसे हम प्यार करते हैं। क्या इस पूरे चैप्टर में कहीं पर किसी भी कोने में आपको ये समझ में आया इन बच्चों के थ्रू, एक्सेप्ट विक्टोरिया, किसी के भी थ्रू क्या ये समझ में आया आपको कि कोई भी इस फादर से प्यार करता है, किसी के भी ये फादर डियर फादर है या डियर ग्रैंडफादर है, किसी के भी एटीट्यूड से आपको लगा? नहीं। तो इवन द फर्स्ट वर्ड इज आयरॉनिक इटसेल्फ, कि कहने के लिए डियर है, ही वाज लिटरल, इन लिटरल सेंस ही वाज नॉट डियर एट ऑल। डिपार्टेड का मतलब क्या होता है? एग्जिट, प्री मेच्योर एग्जिट। बेसिकली यहाँ पर कि पिताजी जो है वो चले गए हैं और समय से पहले चले गए एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे डिपार्चर होता है ना, जाना, अराइवल आना, डिपार्चर जाना, तो चले गए हैं। तो यहाँ पर जो चले गए तो एक्चुअल में चले गए थे क्या? नहीं। लेकिन ये जो सोते रह गए थे ना, बेसिकली हुआ बस ये था कि नींद आ रही थी बहुत गहरी और थके हुए थे और सोए तो इतनी ज्यादा गहरी नींद में चले गए थे कि हमारे मिसेस स्लेटर को लगा कि चले ही गए। तो ये इशू बस हो गया था, ज्यादा उसमें कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने पहले उसको मेंशन नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर उसको लगा चले ही गए टोटली, है ना, तो उसने सबको बता भी दिया कि चले गए चले गए चले गए, ये चीज हुई थी। तो यहाँ पर सिर्फ ये है कि उनके पोजेशंस, हम अगेन वही रिपीटेड इन्फॉर्मेशन ये वाली, तो कि उनके सारा सामान, पोजेशंस, प्रॉपर्टी, जायदाद, ज्वेलरी, सब कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर ये आयरनी है कि अगर कोई डियर वन होता है, लव्ड वन होता है अगर, तो आपका ध्यान भी नहीं जाता है उसके पैसों पर या उस मटेरियलिस्टिक चीजों पे ध्यान ही नहीं जाता है ना। आप सिर्फ इस दुख में रहते हो कि हमारा एक इतना लव्ड वन चला गया और हमेशा हमेशा के लिए चला गया, इस दुख में रहते हो। लेकिन ऐसा दुख तो यहाँ किसी को हो ही नहीं रहा था, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइटल इज कंप्लीटली आयरॉनिक, full on ironic, and that's why it is the most suitable title to describe, to explain या to express this satire, right? आया समझ में? तो आई होप बेटा अच्छे से आपको ये क्वेश्चन का आंसर और पहले भी जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका लास्ट प्ले, जो कि है जूलियस सीजर, और इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, एनालाइज ब्रूटस's रीजनिंग फॉर जॉइनिंग द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जूलियस सीजर इन द एक्सेप्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले जूलियस सीजर। मार्कस ब्रूटस ने, ब्रूटस कौन है? मार्कस ब्रूटस ओनली। उसने क्यों वो कॉन्स्पिरेसी के अंदर उन कॉन्स्पिरेटर्स को ज्वाइन कर लिया था? क्योंकि मार्कस को ये लग रहा था कि वो जो कर रहा है वो रोम के भले के लिए कर रहा है ना। मार्कस जो है उससे बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा पाप हुआ था, बट वो पाप वो क्यों कमिट कर रहा था? वो पाप रोम के भले के लिए। तो ही वॉज अ पेट्रियोटिक, वो जो भी कर रहा था रोम के भले के लिए कर रहा था। लेकिन क्या उससे भला हुआ? नहीं। वहीं कैसियस जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा था वो कोई रोम के भले के लिए या किसी और के भले के लिए नहीं, वो सिर्फ खुद के भले के लिए और खुद पावर अटेन करने के लिए ही वो ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। दैट्स द ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द इंटेंशंस ऑफ ब्रूटस एंड कैसियस, है ना। तो यहां पर इसीलिए उसने जब अपनी स्पीच भी दी थी ना, जूलियस के अगेंस्ट जो स्पीच दे रहा था, उसके अंदर उसने टोटल यही बताया कि जो सीजर है वो एक टायरेंट किंग बन सकता है, क्या पता वो कल को एक टायरेंट किंग बन जाए। लेकिन उसने उसके पास्ट एक्शंस के बारे में कुछ मेंशन ही किया। पास्ट एक्शन, जो भी सेक्रीफाइसेस करे हैं, जितने भी सेक्रीफाइस करे हैं हमारे जूलियस सीजर ने, वो कुछ भी नहीं मेंशन करा, बिकॉज वो चाहता ही नहीं था कि लोगों को थोड़ी सी भी सिंपैथी आए जूलियस सीजर के बारे में। अगर सिंपैथी आ गई तो किसी और व्यक्ति को राजा के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो रोम के भले के लिए ही ब्रूटस ने ये किया था, राइट। नेक्स्ट इज, व्हाट अबाउट द एक्सट्रैक्ट सिग्निफाइज शिफ्टिंग सेंटिमेंट्स अमंग द सिटीजन्स। यानी ये जो कभी सिटीजन्स, पब्लिक जो है वो कभी क्या सोच रही है, कभी एक तरफ है कभी एक तरफ है, क्यों कर रही है? जो पब्लिक है वो ऐसा क्यों कर रही है? इससे कहीं ना कहीं ये जो शिफ्टिंग मूड समझ में आता है, एक तो पब्लिक का वो रिलायबल नहीं है कहीं ना कहीं, ये भी समझ में आता है। और ये भी समझ में आता है दैट दे आर वीक, they don't have a power to decide. ठीक है, public has no power to decide and that's why their leaders decide what public should think.
और इसीलिए लीडर अपनी बोलने की स्टाइल से, अपने अच्छे बोलने की स्टाइल से पूरी की पूरी पब्लिक को जो है शिफ्ट कर देता है, उसका मूड स्विंग कर देता है, ठीक है। इसीलिए ये है कि they lack independent judgment, they have lack of independent judgment and susceptibility to emotional manipulation, की इमोशनल बातें बोल बोल के, चेहरा थोड़ा सा ऐसे मासूमियत भरा करके और दो आंसू टपका के जनता को, क्योंकि जनता भोली ही होती है, मासूम ही होती है, तो इसीलिए दो आंसू टपका पूरी की पूरी जनता को जो है एकदम मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है। पूरी की पूरी जनता का विचार ही बदल डाला कि इतने सालों से जो जूलियस सीजर इतना ब्रेवरी दिखाई है, इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसके अगेंस्ट भी भड़काया जा सकता है, आप सोचो, है ना। तो ये एंड एज एंटनी ऑब्जर्व्स, एंटनी को भी ये समझ में आ गया था कि कितना स्मार्टली मार्कस ब्रूटस ने जो है पूरी जनता को एकदम चेंज कर दिया है, और इसीलिए जजमेंट इज फ्लेड टू ब्रूटिश बीस्ट्स, यानी ब्रूटिश बीस्ट का मतलब कहता है ब्रूटिश यानी ब्रूटल, एकदम फेटल, खतरनाक, है ना, और बहुत ही ज्यादा भयंकर, बहुत ही ज्यादा क्रूअल, है ना। तो यहाँ पर जो जजमेंट है वो जजमेंट पूरी तरीके से उड़ गया, हवा में उड़ गया। एंटनी ने जो भी ब्रूटस ने जो भी बोला ना, सब हवा में उड़ गया। जजमेंट तो सही निर्णय तो आ ही नहीं सकता, सब कुछ हवा में उड़ गया है। इसीलिए क्या सही है और क्या गलत है पर अगर मैं बात करने लगा ना तो मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो क्या सही क्या गलत पे बात करना छोड़ना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, मुझे भी मैनिपुलेशन का गेम ही खेलना पड़ेगा इस जनता के साथ, तभी मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊंगा, और तभी मैं जूलियस सीजर जो कि एक सच्चा वॉरियर था, सच्चा रोमन था, उस जूलियस सीजर की डेथ को, उसके मर्डर को अवेंज कर पाऊंगा। एंड दैट्स व्हाई ही आल्सो प्लेड द गेम ऑफ मैनिपुलेशन, राइट। सो दिस वॉज दिस क्वेश्चन बेटा, दिस वॉज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है पूरा का पूरा प्ले और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप आपने वो भी समझी होगी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन कहीं पर कोई भी डाउट है तो मेक श्योर यू आस्क द डाउट। मैंने पूरा इस प्ले को इसी तरीके से कवर किया है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, बी इट थीम, बी इट द कंक्लूजन, एवरीथिंग मैंने उसी तरीके से इसको प्लान करा है पूरा, ठीक है। और इसी वीडियो के साथ हमारा पूरा लिटरेचर रीडर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है बेटा। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर बच्चा, थैंक यू सो मच।